जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को जो रेलेवेंट एडिटोरियल्स आए हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में उसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो आज ऐसे 3 रेलेवेंट एडिटोरियल्स मुझे लगे हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे कि आप जानते हैं इस इनिशिएटिव के चलते हर एक एडिटोरियल के एंड में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका जो आंसर है वो आंसर आपको विद इन द एडिटोरियल ही प्रोवाइडेड रहेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी डिस्कशन के टुवर्ड्स। पहला आर्टिकल है एक्सटेंडिंग जीएसटी कॉम्पनसेशन एज अ रिफॉर्म कैटलिस्ट। ये हिंदू में आया है। तो कंटेक्स्ट क्या है? तो कंटेक्स्ट ये है कि देखिए जो जीएसटी को भी आए को 5 साल हो गए हैं, तो जो ट्रांजिशन है जीएसटी को लेके वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। इस बात का क्रिटिसिज्म किया गया है कि देखिए बहुत एम्बिशियस था जीएसटी, 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। वन नेशन वन टैक्स का जो ड्रीम हम कितने सालों से देख रहे थे, बहुत सालों से इसको लेके नेगोशिएशन चल रहा था कि कैसे हम अपने इनडायरेक्ट टैक्सेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस जो होता है वो कैसे नहीं हो पाएगा जीएसटी के थ्रू, टैक्सेशन स्ट्रक्चर और सिंपल हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं जो स्टेट्स थे, तो स्टेट्स आल्सो अग्रीड टू फॉरगो देयर रेवेन्यू ऑटोनॉमी। बिकॉज इससे पहले स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वैट की जो रिजीम थी, एक्साइज ड्यूटी की बात करें, वैट की बात करें, तो स्टेट्स ने अग्री किया कोई बात नहीं, हम वैट एक्साइज ड्यूटी जो पहले चार्ज करते थे वो नहीं करेंगे, और वो ऑटोनॉमी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी। अब यूनियन गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि भी जो भी रेवेन्यू आपका फोरगो होगा आने वाले 5 साल के लिए हम आपको पूरा कंपनसेट करेंगे। सो द यूनियन गवर्नमेंट हैड प्रॉमिस टू पे कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ऑफ द रेवेन्यू इन द एवोल्यूशनरी फेज ऑफ 5 years। सो अब इसको फाइनेंस करने के लिए, टू फाइनेंस द कंपनसेशन रिक्वायरमेंट्स, एक जीएसटी कंपनसेशन सेस इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इसको लेवाय किया गया था ऑन सर्टन आइटम, जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें, कोल एंड सॉलिड फ्यूल्स की बात करें। तो जो कॉम्पनसेशन सेस था दैट वाज लेवाइड ओवर एंड अबव द अमाउंट ऑफ जीएसटी चार्ज्ड इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर सप्लाई। तो इस बात की अश्योरिटी दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आपको पूरा कंपनसेट किया जाएगा, और ये कंपनसेशन सेस इंट्रोड्यूस किया गया विद इन जीएसटी। लेकिन अब हुआ क्या? नाउ देयर इज एन इंक्रीजिंग मिसट्रस्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। वो क्यों है? बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बहुत सारी स्टेट्स ने ये बोला दैट हमको प्रॉपरली अभी जो रेवेन्यू जो आपने प्रॉमिस किया था वो नहीं मिल पा रहा है। तो अब स्टेट्स का ये कहना था दैट फॉर एग्जाम्पल अभी हम लॉकडाउन की बात करें, जब कोरोना वायरस पैंडमिक शुरू हुआ था, तो बिकॉज ऑफ द सवेयर लॉकडाउन बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। सो द लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट्स वाज एस्टिमेटेड एट 3 लाख करोड़। ठीक है, अब स्टेट्स को भी पैसे चाहिए थे। आफ्टर ऑल उन्होंने अपनी जो अब जीएसटी रेवेन्यू की बात करें, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ देयर रेवेन्यू इज द जीएसटी रेवेन्यू। अब 3 लाख करोड़ का लॉस हुआ, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो 65,000 करोड़ है वो हम आपको कॉम्पनसेशन सेस से प्रोवाइड कर देंगे। बाकी जो बचा 2.35 लाख करोड़, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भी पैसे तो हमारे पास भी नहीं है क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शंस आए नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हम कैसे आपको रेवेन्यू दे सकते हैं। भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि रेवेन्यू का जो लॉस होगा स्टेट गवर्नमेंट्स उनको प्रोवाइड किया जाएगा, तो केंद्र सरकार ने ये बोला कि भाई आप आरबीआई से लोन बोरो करिए। तो आरबीआई से लोन बोरो या तो हम कर देते हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि लोन बोरो करके बाद में जब हमारे पास रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, जब टैक्स कलेक्शंस बढ़नी शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि उसके बाद आप ही यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ही इस लोन को वापस रीपे करेंगे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। नाउ अब ये ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी अनसर्टन एनवायरनमेंट, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था। तो जो प्रॉमिसिंग बातें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कही थी जीएसटी रिजीम के चलते, वो बातें पूरी नहीं हो पाई। नाउ अभी अगर हम फिलहाल की अनसर्टनिटी की बात करें, बिकॉज अभी भी हम अनसर्टनिटी में रह रहे हैं, बिकॉज अभी अगर हम थर्ड वेव की बात करें, सो वी डोंट नो इसका कितना इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर। अभी तो इतने सवेयर लॉकडाउन्स नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बहुत मेजर जो रेवेन्यू का सोर्स है वो जीएसटी है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स का ये भी कहना है दैट ये जो कॉम्पनसेशन स्कीम है, जो कॉम्पनसेशन सेस आपने 2017 में इंट्रोड्यूस किया था, कि इसको कंटिन्यू रखिए आने वाले 5 और सालों के लिए, यानी कि 2027 तक कॉम्पनसेशन सेस को आप कंटिन्यू रखिए। अब कोर इशू की बात करें नाउ, अब क्या क्या कमियां आई हैं जीएसटी की अगर हम बात करें। देखिए जीएसटी को लेके बहुत सारे यहाँ पे अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट करी गई कि क्या क्या अमेंडमेंट्स जीएसटी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कमियों की अगर हम बात करें तो ऐसा माना गया कि जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है विद इन द जीएसटी दैट इज नॉट वेरी एफिशिएंट। नॉट दिस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कुड नॉट बी फर्म्ड अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसके चलते बहुत सारा मिसयूज किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म का बाय इनकॉर्पोरेटिंग फेक बिल्स, फेक इनवॉइसेस।
अब ये भी हम जानते हैं कि जो रेवेन्यू जीएसटी से आता है दैट इज द ओनली एंड मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट्स, ठीक है। तो इसके चलते जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी इस तरह की ग्लिचेस या जो भी कमियां आ रही हैं उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट्स अभी कह रही है कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रॉमिस किया था वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर जो जीएसटी का है दैट ऑल्सो नीड सिग्निफिकेंट चेंजेस। 5 साल हो गए हैं, तो इसी बहाने एक मौका यहाँ पे मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जीएसटी में जो जो स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और ऑब्वियसली कोई भी चेंजेस कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स के बिना नहीं हो सकता। अब क्या क्या अमेंडमेंट्स यहाँ पे सजेस्ट करी गई हैं, जो अमेंडमेंट्स यहाँ पे लेके आई जा सकती हैं, उसकी बात करते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे सजेस्ट किया गया कि अभी तक तो देखिए पेट्रोल की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, अल्कोहल की बात करें, तो ये सब जो चीज़ें थी अभी जीएसटी एम्बिट से बाहर थी। इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करें तो ये जीएसटी एम्बिट के बाहर थी, लेकिन सजेशन दिया गया कि आने वाले टाइम में इसको जीएसटी एम्बिट में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। अभी जो स्ट्रक्चर है टैक्सेशन का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए बाय फार, देखिए जीएसटी ऐसी बात तो नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में है। लेकिन इंडिया का जो जीएसटी स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चार चार तरह के स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18%। तो यहाँ पे ये भी सजेस्ट किया गया कि इतना कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, थोड़ा यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। डीमेरिट गुड्स की बात करें या लग्जरी आइटम्स की बात करें तो उसका जो रेट है डीमेरिट गुड्स का, तो 15% से लेकर 96% ऑफ द टैक्स रेट एप्लीकेबल है। नो दिस इटसेल्फ क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सजेशन दिया गया कि रिफॉर्मिंग ऑफ द स्ट्रक्चर इज वेरी इंपेरेटिव, लेकिन ये स्टेट्स की कोऑपरेशन के बिना नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये भी सजेशन दिया गया है दैट इस कंपनसेशन पेमेंट को, जो कंपनसेशन जो 2022 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि इसको आने वाले 5 साल और तक एक्सटेंड करना चाहिए, कि 2027 तक कोई भी ऐसा अगर रेवेन्यू का लॉस हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो इस बात की श्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलनी चाहिए कि आने वाले 5 साल में भी आपको हम रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन इससे क्या बनता है? सो ऑन द ईव ऑफ 5 years ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, what were the shortcomings observed by the states? Do you think that there is need for incorporating certain amendments within GST? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इजीली आप इस एडिटोरियल से इस क्वेश्चन का आंसर भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, तो ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है, आउट ऑफ वर्क। किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, देखिए हम जॉबलेस ग्रोथ की बात करते हैं, काफ़ी सालों से हम जॉबलेस ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है कि भाई हमारी इकोनॉमी में क्या फ़ायदा। देखिए अगर हम पिछले डेकेड की बात करें तो हमने देखा कि भी हमारी इकोनॉमी में 7%, 8%, अगर हम द पीरियड फ्रॉम 2004 टू 2012 की बात करें तो हमने देखा कि 9% जीडीपी ग्रोथ भी हमने देखी थी। लेकिन उस सब ग्रोथ का क्या फ़ायदा अगर अगर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो जॉबलेस ग्रोथ को लेकर बहुत सारी बातें की जाती थी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है लेकिन एट द सेम टाइम जीडीपी बढ़ रही है। अभी फिलहाल पैंडेमिक के चलते बात करें तो देखिए पैंडेमिक से पहले भी हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। काफ़ी ऐसे फिगर्स आए थे जो बहुत डिसअपॉइंटिंग थे, विच रिवील्ड इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इवन बिफोर द पैंडेमिक। अगर अभी की बात करें पैंडेमिक इन्फ्लुएंस के चलते, तो इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, दैट हैज़ वेंट अप टू ऑलमोस्ट 7.91%, तो क्लोज टू 8% तक जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2018-19 में वॉज अराउंड अबाउट 6.3% और इट वॉज अराउंड अबाउट क्लोज टू 5% इन 2017-18। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादातर अर्बन एरियाज में देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज। बिटवीन 2019-20 एंड दिसंबर 2021 जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट लॉस्ट अराउंड अबाउट 10 मिलियन जॉब्स, सो दैट्स क्वाइट अ लॉट। यानी कि अराउंड अबाउट 1 करोड़ जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग वर लॉस्ट. The percentage of the salaried people has also dropped from around about 21% in 2019-20 to 19% in 2021. So of course because of the lockdowns, because of the job losses, because of the pandemic induced stress in the economy, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की यहाँ पे बात करें तो इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है डज नॉट कंपेयर फेवरेबली विद अदर इमर्जिंग कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है दैट इज अराउंड 46%। और अगर हम बात करें इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की तो ब्राज़ील की बात करें, चिली की बात करें, चाइना की बात करें, इंडोनेशिया की, तो यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों इन कंट्रीज़ में ब्राज़ील, चिली, चाइना, घाना, इंडोनेशिया, यहाँ पे जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम CMIE डेटा की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था इन दिसंबर 2021 वाज हाईएस्ट इन हरियाणा, वाज अराउंड 34%, फॉलोड बाय राजस्थान, झारखंड एंड बिहार।
तो एनएसएसओ का जो सर्वे हुआ था 2019 में, उसके हिसाब से, ये तो पैंडेमिक से पहले की बात है, कि इंडिया हैड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द लास्ट 45 ईयर्स। सरकार ने इस सर्वे को स्वीकार करने से मना किया था, क्योंकि सरकार का कहना था कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो फिगर्स हमारे सामने आए थे वो बहुत डिसअपॉइंटिंग थे। सबसे दोस्तों जो एक डिसअपॉइंटिंग बात वो ये है कि अभी आज के टाइम पे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड एंजॉय करते हैं। आज के टाइम पे जो अगर हम मीडियन एज ऑफ इंडियन सिटीजन की बात करें तो दैट इज समवेयर अराउंड 28 ईयर्स। तो ये जो एडवांटेज है अभी है हमारे पास, बिकॉज अगर हम चाइना की बात करें जो कि एक इमर्जिंग इकॉनमी है, लेकिन चाइना में पॉपुलेशन एज कर रही है, तो आज से 10 साल के बाद हमारे पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं होगा जो आज हम एंजॉय करते हैं। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड हो, बेरोजगार हो, और साथ के साथ हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी के सपने देखें। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड दिस इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इज़ हायर देन मेन। सो अगर हम वुमेन की बात करें तो एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट वॉज अराउंड क्लोज टू 14.28%, और अगर हम मेन की बात करें तो क्लोज टू 8%। मोस्ट ऑफ द वुमेन, why are they more unemployed? Because they're involved in agriculture jobs rather than being involved in non-agriculture jobs. इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इट इज़ नॉट वेरी लेबर इंटेंसिव, तो इसके चलते फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो दिस हैज़ मेड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्पनसेट वुमेन हु गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर जॉब्स। अब प्रेसिंग कंसर्न्स क्या हैं जो इस आर्टिकल में हमारे सामने आए हैं। एम्प्लॉयमेंट सीन जो है दिस विल इंप्रूव ओनली अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो तो 2011 से डिक्लाइन कर रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें, चलो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें वो कम हो रही है। ठीक है, वन ऑफ द रीजंस कि कंपनीज डू नॉट इन्वेस्ट इज बिकॉज डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों नहीं है? बिकॉज जॉबलेसनेस है, जेब में लोगों के पास पैसे नहीं है। तो हाउ विल दे इंक्रीज कंजम्पशन? लोगों के पास जॉब्स होंगी, पैसे होंगे, तभी वो कुछ प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे। तो कंपनीज इसी, तो ये एक विशियस साइकिल बन रहा है जिसके चलते ज़्यादा कंपनीज इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, और इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो उससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी, जॉब क्रिएशन कम होगा, और इसके चलते अभी हम थर्ड वेव के भी डर में रह रहे हैं। तो अगर हम एनपीएस की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें, तो इंडियन बैंक्स दे स्टिल बैड, नो दे आर स्टिल बैडली अफेक्टेड बाय एनपीएस। यू नेवर नो, अगर ये थर्ड वेव बहुत ज़्यादा सिवियर हो तो कितने ज़्यादा एनपीएस राइज करेंगे। और हम ये भी जानते हैं, ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी, कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली बिकॉज इन्फ्लेशन के चलते, महंगाई के चलते, आरबीआई अब रेपो रेट इंक्रीज करेगा। तो अगर रेपो रेट इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी विल बी ऑब्वियसली मच मोर डेरर। तो इसके चलते एनपीएस और ज़्यादा आने वाले टाइम में इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज अ कंसर्न कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, एनपीएस बढ़ रहे हैं, और जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा, और हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना भी देख रहे हैं साथ के साथ। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है द डेमोग्राफिक डिविडेंड विच इंडिया हैज मेक्स ऑल द मोर नेसेसरी ऑफ क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम वेयर बाय मोर जॉब्स आर क्रिएटेड, कमेंट। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली इस एडिटोरियल में से आप कर सकते हैं। लास्ट एडिटोरियल आज का, तो ये हेट स्पीच की बात करता है। हेट स्पीच इन द टाइम ऑफ फ्री स्पीच, ये हिंदू में एडिटोरियल आया है दोस्तों आज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने इसको एडिटोरियल में भी इसका डिस्कस किया था लास्ट वीक। तो दिसंबर में कुछ हिंदू फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने एक मीटिंग कन्वीन करी थी, सांसद कन्वीन करी थी हरिद्वार में। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई जो कि हेट स्पीच के टूवर्ड्स पॉइंट करते हैं। ठीक है, अब ये कहना कि हिंदू खतरे में है, या कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो हिंदू के लिए खतरा हैं, अब या ये कहना कि भी आज से 500 साल पहले औरंगज़ेब ने ये किया था हिंदुओं के ऊपर। तो आज 2022 में हम रह रहे हैं, तो पुरानी बातों में, मिडीवल टाइम्स में हम नहीं जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि ये जो सांसद हुआ था हरिद्वार में, यहाँ पे कुछ बीजेपी के भी रूलिंग पार्टी के भी विधायक वहाँ पे मौजूद थे। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखा, काफ़ी इसको लेकर एडिटोरियल्स भी आए, बहुत सारी ऐसी बातें करेगी कि भी सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। अगर शरेआम लोग इतनी हेट स्पीच प्रमोट कर रहे हैं, तो हेट स्पीच प्रमोट करने से क्या होगा? कम्युनल वायलेंस होगा, दंगे होंगे, और इलेक्शंस के टाइम पे आपको पता है बहुत कॉमन बात होती है कम्युनल वायलेंस होना, ये राजनीति खेलना। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक भी ये इस बात की रिक्वेस्ट करी कि भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, कि तो यहाँ पे पिटिशन डालेगी सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेके, कि कैसे हम हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज कर सकते हैं, कैसे इस तरह के इंसिडेंट्स आने वाले टाइम में ना हो। बिकॉज देखिए जो लॉज हैं जो भी हेट स्पीच के साथ डील करे जाते हैं वो अभी बहुत इनफेक्टिव हैं और डेफिशिएंट हैं, तो कमियां हैं उनमें। ठीक है, तो सुधार किए जा सकते हैं। तो अगर एक सुप्रीम, अब ये सुधार करने के लिए, अब अगर सरकार के सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो सरकार सुधार क्यों नहीं लेके आ रही है? हेट स्पीच को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? और हेट स्पीच अब सिर्फ
ये तो नहीं है कि सिर्फ कि सिर्फ हम एक अगर किसी असेंबली में खड़े होके हम कोई कम्युनल वायलेंस प्रमोट कर सकते हैं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया को भी यूज़ किया जाता है कम्युनल वायलेंस को प्रमोट करने के लिए, हेट स्पीच को प्रमोट करने के लिए। इमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे हेट स्पीचेस और ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। नाउ ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ हेट स्पीचेस स्पेशली दोज टारगेटिंग द माइनॉरिटीज़। Now this is in combination with the judicial ambiguity. Now this has provided opportunity, ये एक मौका है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लेके आने का, ताकि हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए ऐसे और सख्त से सख्त कानून हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि ये जो माहौल है ये और ख़राब ना हो, कम्युनल वायलेंस की टेंडेंसीज जनरेट ना हो, हार्मनी बनी रहे, फ्रेटर्निटी बनी रहे, भाईचारा बने रहे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे ये मौका है सरकार के पास कि वो इस तरह के लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लेके आ सके टू कंट्रोल हेट स्पीच। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आ जाती है। जजमेंट का नाम है प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। देखिए दोस्तों, जब अब आपको हेट स्पीच के रिगार्डिंग जैसे सोशल इशू अगर आपको ये पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन पर्टिनेंट टू हेट स्पीच, तो वहाँ पे आपने ये जो जजमेंट ज़रूर कोट करनी है। अब इस जजमेंट की 500-600 पेजेस पढ़ने का तो टाइम हमारे पास नहीं होगा, ठीक है ना, वो मैं सजेस्ट करूँगा। लेकिन कुछ बातें जो इस जजमेंट में से सामने आई थी वो हमने यहाँ पे एडिटोरियल में पढ़ ली हैं। अब कल को आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे आप 2022 में लिख रहे हैं, 23 में लिख रहे हैं, एसए में लिख रहे हैं, एथिक्स में लिख रहे हैं, कभी भी आप मेंस का पेपर लिख रहे हैं, हेट स्पीच को लेके अगर आपसे रिफॉर्म्स पूछे जाते हैं, कुछ सुझाव पूछे जाते हैं, तो ये आपके सामने पॉइंट्स आपके सामने अवेलेबल हैं। तो इन पॉइंट्स को आप यूज़ करके अच्छा आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस जजमेंट की, तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच क्या है? हेट स्पीच इज एन एफर्ट टू मार्जिनलाइज द इंडिविजुअल्स, खास करके जो माइनॉरिटीज़ हैं, कि भाई जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको क्यों, अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में हमने देखा कि जो हिंदूज थे, जो हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन्होंने मुस्लिम्स को टारगेट किया। तो ऐसी कोशिश करना कि जहाँ पे आप माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि भी वो मुस्लिम समाज के हैं या वो मेजॉरिटी के नहीं हैं, तो ये बात तो बहुत गलत है, ठीक है। ये सब तो सामने हुआ, सबके सामने हुआ, ये तो वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, टीवी पे चीज़ें आई थी, कोई इसमें तो मैनिपुलेशन वाली बात नहीं है। दूसरी बात कही कि वन दैट सीक्स टू डी लेजिटिमाइज ग्रुप मेंबर्स इन द आइज ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है। तो ये कहना कि जी मुसलमान जो है वो जो हिंदू है वो खतरे में है, कि मुस्लिम से डर है हिंदुओं को, कि जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदूज़ को मार देंगे, तो मुस्लिम्स को मार देना चाहिए। इनफैक्ट बहुत एम्बैरेसमेंट वाली बात है कि ये कहते हुए भी शर्म आती है कि इन वन ऑफ दीज असेंबलीज ये भी कहा गया था कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको भी मार देना चाहिए। तो इस तरह की ऐसी बातें बोलना, कम्युनल वायलेंस जनरेट करना इज़ नॉट गुड। Supreme Court underlined the impact of hate speech, that the impact that hate speech can have on the targeted group's ability to respond. तो अगर हम मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, इस तरह की हेट स्पीच अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, है ना, वायलेंस का एटमोसफेयर प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? तो जो ऑब्वियसली लोग भड़केंगे, तो माइनॉरिटी के लोग भड़केंगे, तो अगर भड़केंगे तो क्या होगा? अब ये डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। सो अगर एक ऑब्वियसली अगर वो वायलेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे, उनको अगर वो इंस्टिगेटेड फील करेंगे, वायलेंस के साथ रिएक्ट करेंगे, तो दंगे होंगे, राइट्स होंगे, ठीक है। तो दैट इज़ द लास्ट थिंग विच वी वुड वांट, क्योंकि ये सब बातें तो फिर फ्रेटर्निटी, भाईचारे के अगेंस्ट जाती हैं, वायलेशन में जाती हैं, है ना। इतनी सारी बातें हमने अपने प्रियम्बल में लिखी हैं, हम भाईचारा की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, तो लेकिन अब ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे हिंदू मुस्लिम लड़ाई ना हो, हिंदू मुस्लिम के दंगे ना बने। उसी तरह एक और जजमेंट यहाँ पे ज़रूरी है समझने के लिए, उसका नाम है जी थिरुमुरुगन गांधी वर्सेस स्टेट, 2019 की जजमेंट है ये। द मद्रास हाई कोर्ट एक्सप्लेन दैट हेट स्पीचेस कॉज डिस्कॉर्ड between classes and responsibility attached to the free speech should not be forgotten or misused। ठीक है यार, हम डेमोक्रेसी हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पूरा अधिकार है, आपने जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप दूसरे बंदे के राइट्स भी नहीं हर्ट कर सकते ना। आप अपनी लिबर्टी इंजॉय करने के चक्कर में किसी और की लिबर्टी को वायलेट तो नहीं कर सकते हैं। तो फ्री स्पीच का मतलब ये तो नहीं कि एब्सोल्यूट फ्री स्पीच है, फंडामेंटल राइट्स तो बिल्कुल ये तो नहीं कि फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल एब्सोल्यूट हैं या सैक्रोसैंक्ट हैं, बहुत सीक्रेट हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आपके भी हैं, दूसरे बंदे के भी हैं, तो चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं, चाहे जैन हैं, तो किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, लिबर्टी किसी की भी वायलेट नहीं होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आप अपना फंडामेंटल राइट भी इंजॉय करिए। तो कुछ सजेशंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इन इट्स 267 रिपोर्ट, देखिए दोस्तों ये अब जो सजेशंस हैं, अब हमको सोल्यूशंस देने हैं, वे फॉरवर्ड देना है, ठीक है। यूपीएससी ने प्रॉब्लम्स, अब हम यूपीएससी ने सोल्यूशंस मांगने हैं, ठीक है। यूपीएससी को पता है प्रॉब्लम्स क्या है, तो हम प्रॉब्लम्स के बारे ही नहीं लिखेंगे, हमने सोल्यूशंस भी लिखने हैं, ठीक है। हमने एजुकेटेड एक अपना ओपिनियन देना है, एक एजुकेटेड हमने वहाँ पे कमेंट्स लिखने हैं। तो इस करके बहुत ज़रूरी है कि जो सजेशंस हम एडिटोरियल्स में से पढ़ रहे हैं, जो भी इस तरह की कमिटीज़ हैं, जो भी कोई ऐसी जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बातें बोली हैं उस पर्टिकुलर इशू को लेकर, तो वो बातें हम अपने
आंसर में ज़रूर लिखें। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 267th रिपोर्ट में ये रेकमेंड किया था, 2 नई प्रोविजंस इंसर्ट करने की बात करी थी जिससे हम क्रिमिनलाइज कर सकते हैं और पनिश कर सकते हैं फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हेट स्पीच। तो एक तो सेक्शन 153C, तो इसमें ये बात करेगी टू कवर एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन uses threatening words which are intended to cause fear यानी कि डर और commends hatred for the purpose of inducing violence। और दूसरी बात ये कही गई सेक्शन 505A इंसर्ट करना चाहिए which includes provisions penalizing causing of fear, alarm और provocation of violence। तो ये दो सजेशंस जो हैं ये 267th रिपोर्ट के द्वारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सजेशन दिए थे, ठीक है। उसके अलावा जो 189th रिपोर्ट है ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, ये 2015 की बात है, तो वहाँ पे ये भी रेकमेंड किया गया था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेपरेट एंड स्पेसिफिक प्रोविजंस इन दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बिकॉज ऑनलाइन हेट स्पीच की हम बात करें तो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी हेट स्पीच प्रमोट करी जाती है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी लोगों को इंस्टिगेट किया जाता है, मोबिलाइज किया जाता है। मॉब वायलेंस जो है बहुत ईजिली इंस्टिगेट किया जा सकता है ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सजेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो दो सजेशंस हैं सेक्शन 153C और सेक्शन 505A और साथ में जो 189th रिपोर्ट है, ये तीनों जो सजेशंस जो सजेस्ट किए गए हैं इस एडिटोरियल में, आपने ज़रूर लिखने हैं अगर आपसे पूछा जाए कि हेट स्पीच को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, हेट स्पीच इज अ डेटरेंट टू फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। What have been the observations of Supreme Court in context to hate speech? तो यहाँ पे दो जजमेंट्स की हमने बात करी है, तो आप अगर इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आप इसको आंसर कर सकते हैं। ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स टू इंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन हेट स्पीच, ठीक है। सो दोस्तों ये 3 एडिटोरियल्स थे आज के। तो जाने से पहले आई जस्ट टेक 30 सेकेंड्स। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमने क्रैश कोर्सेज इंट्रोड्यूस करे हैं, प्रीलिम्स आपके बहुत पास में हैं, तो एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो अपना ये जो टाइम है, कीमती टाइम है, वो वेस्ट करे। तो दोस्तों ये क्रैश कोर्सेज हैं। अगर आपको लगता है कि आपके करंट अफेयर्स थोड़े वीक हैं, करंट अफेयर्स आप थोड़े अपने और पॉलिश करना चाहते हैं और साथ के साथ आप टेस्ट सीरीज़ भी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स है जिसकी कीमत है सिर्फ 10,000। इसमें आपको 16 मंथ्स के क्रैश कोर्स मिलेंगे, 12 हफ्ते का कोर्स है, तो 16 मंथ्स यानी कि जनवरी 2021 से लेके एंड ऑफ अप्रैल ऑफ 2022 तक के आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इसमें करंट अफेयर्स की कवरेज मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स में मैं रह जाता हूँ, करंट अफेयर्स में मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन से मेरी कट ऑफ रह जाती है, तो आप ये कोर्स डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, 28 टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे दोस्तों। इन 28 टेस्ट में हाफ लेंथ टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे और सेक्शनल टेस्ट भी होंगे। इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों के क्वेश्चंस होंगे। और साथ के साथ अगर आपको लगता है कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करनी है, कि आपको जीएस भी अपनी पॉलिश करनी है, करंट अफेयर्स भी पॉलिश करने हैं और साथ में आप टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं, तो ये वाला कोर्स भी आपको मिल जाएगा। तो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन्वॉल्विंग ऑल द 3 कॉम्पोनेंट्स एंड दिस इज फॉर 15,000। चलिए, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल और एडिटोरियल्स के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।